तक्षशिला उज्जैनी, तक्षशिला उज्जैनी और तोसिल, तोसिल और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक, ध्यान रखना अशोक इस वाले सा से बनाना है, अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। राजधानी पाटलिपुत्र का, इसके बाद तक्षशिला का, उज्जैनी का और तोसिल का और स्वर्णगिरी का, ये अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उनका यदि हम परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर सीमांत प्रांत से लेकर, अगर हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के जो आधुनिक पाकिस्तान है के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ साथ उत्तर में अपन पहुंचेंगे उत्तराखंड तक, हर स्थान पर उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे, एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। अब हमें इस बात का तो पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, लेकिन बात यहाँ आती है कि इतने विशाल साम्राज्य की
प्रशासनिक व्यवस्था क्या समान रही होगी? क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रही होगी? ये प्रश्न वाला चिन्ह है यहां पर कि कितने बड़े विशाल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है एक समान रही होगी। साम्राज्य कहां तक था? राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसकी 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और जाकर के स्वर्णगिरी। इसके बाद अगर हम उनके सभी अभिलेखों का परीक्षण करें, इनका पता हमें अभिलेखों से मिलता है और अभिलेखों का परीक्षण करने पर पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश नीचे आ जाता है भारत में, उड़ीसा दूसरी तरफ पहुंच जाता है पूरब में, उत्तराखंड उत्तर में आ जाता है, तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। जितने भी शिलालेख थे उन पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। जब एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे तब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या इतने बड़े या इतने विशाल साम्राज्य में प्रशासनिक जो व्यवस्था थी क्या एक समान रही होगी? जब संदेश एक जैसे तो प्रशासनिक व्यवस्था भी एक जैसी होना ही चाहिए जब संदेश एक जैसे जाते हैं। लेकिन इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं है। अब इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र, जो भी क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल थे, बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। जो भी साम्राज्य में क्षेत्र शामिल थे वो विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे, यानी उनमें अंतर था। इसलिए एक जैसा साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था होना, इतने बड़े साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था संभव नहीं थी। देखें यहां पर कहां अफगानिस्तान के पहाड़ी, अफगानिस्तान में पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र, और कहां उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। अफगानिस्तान के कहां पर्वतीय प्रदेश और उड़ीसा के कहां तटवर्ती, क्योंकि उड़ीसा तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है उड़ीसा। यह संभव है कि
सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण, सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर, राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित हो। इन केंद्रों का चयन बड़ी सावधानी से जो केंद्र चयन किए गए थे प्रशासन के लिए, इनका चयन बड़ी सावधानी से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। यानी तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी का व्यापारिक जो मार्ग था उस पर स्थित थे। तक्षशिला विदेशी व्यापार का मार्ग था, जहां से विदेशी लोग वहां आते थे भारत में, वो उस मार्ग पर स्थित था। और उज्जैनी भारत के अंदर वाले भूभाग के मार्ग पर स्थित था। दोनों में पर्याप्त दूरी भी थी। तक्षशिला कश्मीर के पास पड़ जाता है और उज्जैनी यहां अपने मध्य प्रांत में, मध्य भारत में आ जाती है। जबकि स्वर्णगिरी कहाँ था? कर्नाटक में। इनको सोने के पहाड़ कहा जाता है। सोने के पहाड़ ये कहाँ थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। ये सोने की खदान के लिए उपयोगी था स्वर्णगिरी। तो यहाँ पर ये जितने भी वहाँ उस समय के प्रशासनिक केंद्र थे
मौर्य साम्राज्य के, ये बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक इनको बनाया गया था। जैसे कौन कौन से थे? स्वयं पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। दूसरा था तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों ही लंबे व्यापारिक, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर या बड़े व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। इसके बाद स्वर्णगिरी, कर्नाटक में ये सोने की पहाड़ी या सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा थे। अब बात आती है कि साम्राज्य इतना बड़ा था, तो साम्राज्य के संचालन के लिए अब साम्राज्य का संचालन कैसे होगा? आवागमन के साधनों से, यातायात के साधनों से। तो इसमें आवागमन के साधन कैसे थे? भूमि और नदियों, आवागमन भूमि और नदियों के माध्यम से होता था, यानी कि स्थल परिवहन थे और जल परिवहन दोनों का उपयोग उस समय होता था। दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। दोनों मार्गों से, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य था। उड़ीसा तटवर्ती इलाका था, वहाँ भी जलमार्ग से आना जाना हो जाता। और तक्षशिला और उज्जैनी इनके बीच, या पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे था, तो नदियों से आवागमन था। लेकिन तक्षशिला और उज्जैनी के बीच का जो आवागमन का साधन था वो स्थल मार्ग था, भूमि का मार्ग था। अब बात आती है राजधानी से प्रांतों तक जाने में महीनों का समय लगता होगा। इसका मतलब यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि रास्ते में
लूट मार भी होती थी, डकैत भी हुआ करते थे। उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। खान पान के साथ साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना, जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी, सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने सेना की 6 समितियों और 6 उप समितियों सेना की 6 समितियों और 6 उप समितियों संचालन होता था। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना तथा दूसरी का काम खान पान की व्यवस्था करना था। यातायात और खान पान खान पान और यातायात की व्यवस्था दूसरी समिति करती थी। अब नंबर आता है तीसरी का। तीसरी समिति पैदल सेना, जो पैदल सेना हुआ करती थी, यानी पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों का संचालन और चौथी का अश्वारोहियों
और चौथी का अश्वारोहियों अश्वारोही का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, और पांचवी का रथारोहियों, रथारोहियों ये रथों पर जो सवार सेना होती थी वो रथारोही कहलाती थी। और छठी का काम हाथियों का, तथा छठी का कार्य हाथियों की सेना का संचालन करना। ये 6 समितियां हो गई। इसका मैगस्थनीज ने वर्णन किया है। चूंकि मैगस्थनीज यूनानी दार्शनिक था और भारत का उसने यात्रा की थी, भारत का भ्रमण किया था, और भ्रमण करने के दौरान उसको जहां जो भी मिलता गया उसको वो अपने यात्रा वृतांत में लिखता गया। उसके यात्रा वृतांत के कुछ अंश हमको प्राप्त हैं आज। दूसरी उपसमितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। जैसे सेना के लिए रसद ले जाना, खाना पीना भोजन, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी, की व्यवस्था करना। उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों की आवश्यकता होती थी। इसके साथ साथ सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। जानवर चारा खाते थे तो उनकी व्यवस्था, इतने घोड़े होते थे, इतने हाथी होते थे, इतने रथ होते थे, तो जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था और सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था। लाखों की संख्या में जब सेना होती थी तो उसके भोजन की व्यवस्था भी कुछ उप समितियों को करनी होती थी। जब सेना कहीं जाती थी तो इन सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक होते थे। सैनिकों की जो देखभाल होती थी उनके सेवकों और शिल्पकारों की भी नियुक्ति की जाती थी। सैनिक कोई बीमार पड़ जाता है, सैनिक को कोई और समस्या आ जाती है तो उसकी देखभाल के लिए सेवकों की व्यवस्था भी होती थी। उनके कपड़े या और जो भी काम होता था उसके लिए अलग से सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था होती थी। यहाँ हम बताना चाहेंगे अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। अशोक ने जो साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य, आज भी नहीं है भारत के पास इतना विशाल साम्राज्य, इतने विशाल साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था।
उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी ऐसा किया था, यानी धम्म का प्रचार करने से भी उन्होंने साम्राज्य को अखंड रखा, एक साम्राज्य में एक जैसा धम्म हो। उसने कल बताए थे ना, धम्म के 4 आदर्श बताए थे। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत साधारण और सार्वभौमिक थे, जिनको सब अपना सके आसानी से, सभी लोग जिसका अनुसरण कर सके, ऐसे उसके सिद्धांत थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अशोक ये कहते थे कि धम्म के अनुसार मनुष्य का जीवन इस संसार में और उसके आने वाले संसार में या अन्य समय में जब वो कहीं और चला जाएगा, उस समय उसका जीवन अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। इसका काम केवल धम्म का प्रचार प्रसार करना ही होता था। अशोक के जो संदेश होते थे, इन संदेशों को जन जन तक पहुंचाना, इतने विशाल साम्राज्य में शिलालेखों या अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना। हमने आपको बताया था ना, बड़ों का आदर करना अशोक का धम्म का पहला आदर्श था। दूसरा, सन्यासी और ब्राह्मणियों के साथ उदारता का व्यवहार करना, नौकरों के साथ भी उदारता का व्यवहार करना, दूसरे के धर्म और उसकी पद्धतियां या परंपराएं हैं, इनको का आदर करना। ये अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत थे और ये सारे सिद्धांत उसके अपने आप में अनूठे थे, सार्वभौमिक थे, सभी इसको अनुसरण कर सकते थे। तो उसने धम्म के प्रचार के लिए एक धम्म महामात नाम के विशेष कर्मचारी की नियुक्ति भी की थी। अगला यहां पर हम बताना चाहेंगे, एक स्रोत है इसमें, सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। मेगास्थनीज जो कि यूनानी यात्री था और उसका यात्री था, राजदूत भी था वो, उसके यहाँ के यात्रा वृत्तांत से एक विवरण दिया गया। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, अशोक के साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे उनमें से कुछ अधिकारी क्या करते थे, नदियों की देखरेख, भूमि मापन का काम करते थे, वो जमीन को मापने का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। मिस्र में भी ऐसा ही होता था, नदियों की देखरेख होती थी और भूमि को मापा जाता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी की मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। कुछ तो ऐसे होते थे कि मुख्य नहर होती थी, उसके साथ साथ जो उपनहर होती थी, मुख्य नहर से जो पानी उपनहर में छोड़ा जाता था, उसका जो मुख्य द्वार होता था उसकी भी देखभाल करते थे, कहीं द्वार टूट ना जाए, अनावश्यक रूप से खुल ना जाए, इसके लिए भी उसने कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे, शिकारी होते थे उनका संचालन, और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। जो शिकारी होते थे, जैसा वो कृत्य करते थे उसके आधार पर ये अधिकारी उनको इनाम देते थे या फिर दंड देते थे। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। कर वसूली भी करते थे और भूमि से जुड़े सारे कार्यों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। खननकर्ता मतलब खुदाई करने वाले जो होते थे, इनका भी ये कर्मचारी निरीक्षण करते थे। आज का ये हमारा जो विषय था, आज का जो उपभाग था 3.2 साम्राज्य का प्रशासन, ये पूरा हुआ। अगला 3.3 मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अगला आएगा और इसके लिए अपन कल